फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी में 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर आपका सेकंड है। ठीक है, इसके पहले हमने 2011 का सेट सॉल्व कर रखा है। ठीक है, देखिए सीडीपी पेपर ये है कि पेपर 1 और 2, ठीक है, पेपर 1 और 2 का सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। जैसे कि पावलाव से क्वेश्चन 1 में भी आने हैं, सेकंड में भी आने हैं और इस वाले पेपर में भी आए हुए हैं। तो पावलाव का जो भी नियम आपने पढ़ा हुआ है वही नियम पेपर 1 में भी रहेगा, वही नियम पेपर 2 में भी रहेगा। तो मेरा कहना है सीडीपी वाले जो है वो पेपर 1 और 2, जैसे लैंग्वेज का पेपर होता है तो उसका भी हिंदी का चाहे पेपर 1 वाला देखो 2 वाला देखो वो सेम ही होता है ना। तो ऐसे ही सीडीपी में जो है पेपर 1 और 2 दोनों देख सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका पेपर सेकंड है 2013 का। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इस पेपर का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। देखिए ये ऑफिशियल पेपर है, थोड़ा क्लियर नहीं डाउनलोड हो पाया, मैंने कोशिश करी है बट इतना ही हो पाया। तो बहुत पुराने पेपर है ना, 2013 के है तो थोड़ा क्लियर नहीं है बट हम पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है बताना है आपको। स्मरण करने की कौन सी विधि है आपको बताना है। देखो, याद करने की कौन सी विधि आपको बताना, देखिए मिश्रित विधि। तो मिश्रित विधि में सारी विधियां आपकी आ जाएगी, तो ये तो हो जाएगा याद करने की विधि। विचार साहचर्य विधि, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज मेथड। और थर्ड में दिया गया है फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद करने की विधि पूछा गया जो कि दोनों ही आपकी याद करने की विधि है, तो थर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत। देखिए पावलाव से क्वेश्चन इसमें पूछा गया, दूसरा ही क्वेश्चन है, पावलाव से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया है बताना है आपको। ठीक है, पावलाव ने जो अपना अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किस पर प्रयोग किया था आपको बताना है। खरगोश पर किया था, चूहे पर, या कुत्ते पर, या बिल्ली पर। तो किस पर किया था, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, बिल्ली पर किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। आपसे पावलाव पूछा हुआ था तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है सीखने के वक्र। ठीक है, जो आपकी लर्निंग होती है उसका वक्र जो है वो किसका सूचक है आपको बताना है। ठीक है, इंडिकेटर किसका है ये आपको बताना है। सीखने की प्रगति का सूचक है, या सीखने की मौलिकता के सूचक है, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। फोर्थ में कहा जा रहा है सीखने के रचनात्मकता के सूचक हैं। तो देखिए जो सीखने का वक्र, जैसे आपकी लर्निंग होती है, जैसे आज आप सीख रहे हो, तो ये जो सीखने का लर्निंग होता है, कभी आप ज़्यादा पढ़ते हो, कभी कम पढ़ते हो, कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, है ना। तो ये क्या होता है, ये प्रगति का सूचक है आपका। ठीक है, प्रोग्रेस इन लर्निंग है आपकी। कभी आप देखिए बहुत ज़्यादा सीख लेते हो, कभी आप एकदम नहीं सीखते हो, कभी थोड़ा सीखते हो, है ना। तो ये क्या है, प्रोग्रेस है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप डेली सीखते रहते हो, यही आपकी लर्निंग होती है। तो ये प्रगति के सूचक हैं, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। 4 में कहा जा रहा है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे आप टीचर हो, टीचर बनोगे तो टीचर अब जब आप बनोगे तो अध्यापन के लिए आपको किसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। विषय वस्तु का ध्यान जो है वो ज़्यादा रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा ध्यान रखना है, या विद्यार्थियों की आयु पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, या व्यक्तिक विभिन्नता पर जो है ध्यान रखना है, या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ध्यान रखना है। तो देखिए हमें जो है इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होता है, जो कि आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी पढ़ा होगा कि हमें देखिए हर व्यक्ति जो है वो अलग होता है। किसी को हम बताएंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी को जल्दी समझ आ जाता है ना, कोई मंद बुद्धि बालक होता है, कोई प्रतिभाशाली जिसको जल्दी समझ आ जाता है ना। तो हर टाइप का बच्चा होता है, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के अपनी टीचिंग करनी होगी। ठीक है, तो विषय वस्तु को ध्यान में नहीं रखना, विद्यार्थी की आयु सबसे ज़्यादा, जो ये सारा तो ध्यान में रखना, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए आपसे पूछा हुआ है ना क्वेश्चन। देखिए पूछा है सर्वाधिक ध्यान किसका रखना है, तो व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना सर्वाधिक है। ठीक है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से जरूर पढ़ा करें। 5th पढ़िएगा। 5th में कहा जा रहा है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए। उन्हें क्या कहते हैं, परस्परता कहते हैं, या रचनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं, या गतिशीलता कहते हैं, या संगति कहते हैं। तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में
कर्ट लेविन ने समूह का सिद्धांत दिया हुआ था। तो कर्ट लेविन ने जो समूह में परिवर्तन जो होते हैं उन्हें कहा था गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। 6 में कहा जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन जो होता है इसमें जो है वो घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है उसके साथ एडजस्टमेंट जो है करना, ये इसका संबंध हो जाएगा। अभिवृत्ति और ये क्या लिखा हुआ है, बचने लिखा हुआ है, बचने से, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। फोर्थ जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, ये आपको बताना है। अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? अच्छा पढ़िएगा, संरचनावाद, क्रियाशीलता, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। बता, अधिगमकर्ता को सर्वाधिक स्वतंत्रता कौन देगा? संरचनावाद देगा, क्रियाशीलता देगा या व्यवहारवाद देगा या सृजनशीलता देगा? इसका आंसर बताइएगा, 6 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखते हैं कौन कौन आंसर देगा। आप लोग कुछ भी कमेंट्स नहीं करते, वीडियो कैसे लगती है कैसे नहीं, कुछ भी नहीं बताते। 6 का आंसर आप बताइएगा, ठीक है। 7 था, 8 पढ़िएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 8 में बताइए, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है थ्रस्टन और चौथा है स्पीयरमैन। तो देखिए बुद्धि का तरल, देखो कैटल ने जो है वो बुद्धि के 2 टाइप बताए हुए हैं, एक तरल बुद्धि और एक तरल बुद्धि और एक क्या है, ठोस बुद्धि है ना। तो जो कैटल है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए गिलफर्ड तो आपके हो गए नहीं, स्पीयर ने दिया नहीं है, थ्रस्टन ये भी नहीं है, तो कैटल ने जो है वो तरल मोजेक मॉडल का सिद्धांत दिया हुआ है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। 9 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, आपको बताना है। सर्वाधिक डिजायरेबल है क्या, वो आपको बताना है। मापक उपकरण के लिए देखिए सबसे ज्यादा वांछनीय क्या है ये आपको बताना है। देखिए विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी जरूरी है, वैधता, लेकिन आपसे पूछा है सर्वाधिक। सर्वाधिक क्या होता है, मानक, वैधता, सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या होती है, वैलिडिटी होती है ना, वैधता होनी चाहिए, है ना। मापक उपकरण के लिए सबसे ज्यादा उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए कि जो आप दे रहे हो वो वैलिड है कि नहीं, कि आप क्लास 5th को पढ़ा रहे हो, 5th वाले बच्चों को क्लास 10 का तो उसको मटेरियल नहीं दे रहे हो ना, ऐसा नहीं है ना। तो वैलिड होना चाहिए। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक पूछा हुआ था, बाकी सारे सही है लेकिन जो सर्वाधिक होगा वो वैधता हो जाएगा, वैलिडिटी हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। 10 में कहा जा रहा है थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं, आपको बताना है। थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो देखिए व्यक्तित्व का तो आपने पढ़ा है, व्यक्तित्व से ये हो गए नहीं, बुद्धि से तो ये है नहीं क्योंकि टर्मन साइमन ये सब आएंगे, मूल्य कुछ होता नहीं, बचा आपका सेकंड ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिवृत्ति से संबंधित है थ्रस्टन और लिकर्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना आया करे तो एलिमिनेट कर लिया करिए, जो कुछ भी आ रहा है उसको हटा के क्या बच रहा है ना, ऐसे भी आप। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, आपको बताना है। बताइएगा उत्सुकता परीक्षण। देखिए उत्सुकता क्या होती है, एक अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, ये परीक्षण किसका घटक होगा, तो ये सृजनात्मकता का होगा, ना कि अभिप्रेरण, रुचि, बुद्धि, ठीक है। तो ये पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी का हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। 12 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सृजनात्मकता से हो गए, कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह और ये मितव्ययता और एक उपयोगिता। तो सृजनात्मकता से क्या नहीं संबंधित है, देखिए मौलिकता भी होती है सृजनात्मकता से संबंधित, ठीक है। फ्लुएंसी होती है, प्रवाह होता है विचारों का जिसके अंदर प्रवाह होता है, उसके अंदर सृजनात्मकता के अंदर होता है। उपयोगिता भी होती है, ठीक है, यूटिलिटी भी होती है आपकी, लेकिन जो ये मित व्यवता है ये नहीं होता है। तो कौन सा नहीं है आपसे पूछा हुआ था, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। 13 में कहा जा रहा है गैगने निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है।
गैग ने निम्न में से किससे संबंधित है? इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था किसका? अधिगम का, श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया हो जो कि 8 प्रकार का बताया हुआ है। ठीक है, तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन, ये सारा नहीं होगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यूपी टेट में थोड़ा फैक्ट क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पेडागॉजी तो है नहीं कि समझा दें और आपको पता हो जाएगा, तो थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 14 पढ़िएगा, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है आपको बताना है। बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला कई बार पूछता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब यहाँ पे पूछा है, बताइए कौन सा सत्य, बिल्कुल ईजी है। बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, मानसिक आयु होता है ना। मानसिक आयु ऊपर होता है, अपॉन में होता है वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि बुद्धि आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, व्युत्क्रमी संबंधित है। सेकंड में कहा जा रहा है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है। कालानुक्रमिक आयु क्या होती है, जो वास्तविक आयु को ही हम कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं। ठीक है, थर्ड में कहा जा रहा है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कालानुक्रमिक आयु को ही हम वास्तविक आयु बोलते हैं, है ना। तो ये जो है बुद्धिलब्धि का ये फॉर्मूला है, तो ये देखिए ये व्युत्क्रमी संबंधित है ना, प्रत्यक्षता थोड़ी न है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमी। ठीक है, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। ठीक है, वास्तविक आयु को ही कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा था बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, तो थर्ड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। 15 में कहा जा रहा है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ मतलब पीएफ मीन्स क्या होता है, पर्सनालिटी फैक्टर होता है ना, तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है बताइएगा। व्यक्तित्व के लिए हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही पीएफ दे दिया था, पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि चेस का कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, आपको बताना है। लड़ाई वाले खेल में, कि बौद्धिक खेल में, या प्रायोगिक खेल में, या गतिमान खेल में। तो जो चेस का कार्ड होता है, ये सारे खेल किस में आएंगे, आपके बौद्धिक खेल से आएंगे, है ना। बौद्धिक खेल से ही तो आप इसमें ही आएंगे। लड़ाई वाला खेल कोई खेल होगा ही नहीं है, प्रायोगिक भी नहीं है, गतिमान भी नहीं है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। 17 में कहा जा रहा है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है बताना है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के लिए पूछ रहा है, बहुत सारे लोग इसका थर्ड करेक्ट आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, थर्ड नहीं होगा, इसमें कहा जा रहा है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा है, संज्ञानात्मक पूछ रहा है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो विद्यालय में होगा उसका, तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, विद्यालय में ही वो सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें सीखता है, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे आंसर जो भी हम बताते हैं ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर होता है वही सारा आंसर उसके साथ ही आपको समझाया जाता है इस चैनल पे। ठीक है, 18 पढ़िएगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं आपको बताना है, बताइएगा। मोटिवेशन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आवश्यकता, प्रेरक, चालक, इच्छा। देखिए प्रेरक और ड्राइव, देखो ड्राइव भी होता है जो है अभिप्रेरणा के चक्र में जो है, लेकिन जो है इसमें पूछा है जो सबसे ज़्यादा जो सोर्स है अभिप्रेरणा का, वो आपको बताना है। देखिए अभिप्रेरणा आपको यूपी टेट की परीक्षा देनी है, आपको नीड है ना, तभी तो आप पढ़ रहे हो ना, आवश्यकता है तभी तो आप पढ़ रहे हो, है ना। आप मोटिवेटेड हो इसलिए कि आपको यूपी टेट की परीक्षा देनी है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की ना, तो नीड के लिए। ठीक है, नीड है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सोर्स अभिप्रेरणा का हो जाएगा ये आवश्यकता हो जाएगा, आपका नीड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिगम से क्वेश्चन है। ठीक है, व्यवहार में जो आपका परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, जैसे आप को पहले साइकिल चलानी नहीं आती थी, आपने अभ्यास के कारण जो है सीखा, फिर आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ कि आप साइकिल चलाना सीख गए, तो ये क्या है, ये लर्निंग है। ठीक है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सोचना, कल्पना करना, क्रिया करना, ये सारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। मेमोरी से कौन सा संबंधित नहीं है, पहचान, धारण, ठीक है, पुनर्स्मरण और अनुभूति। बताइए स्मृति से क्या संबंधित है, अनुभूति जो होती है ये फीलिंग है आपकी ना, ये तो आपका स्मृति से संबंधित नहीं है। बाकी जो पुनर्स्मरण है, रिकॉल करते हो आप, ठीक है, रिकॉग्निशन जो है, ये सारा जो है ये स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। ठीक है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। देखिए मैस्लो के अभिप्रेरणा
सिद्धांत को क्या कहा जाता है आपको बताना है। मैस्लो के अभिप्रेरक सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो देखिए अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। 5 प्रकार इन्होंने बताया हुआ है, तो पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत नहीं, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया हुआ था, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में कहा जा रहा है देखिए प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। देखिए 2011 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था सत्ताधारी नेतृत्व से, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, हमने वहाँ आपको बताया हुआ था कि कौन सा सही होता है बच्चों के लिए, ठीक है। एक होता है आपका सत्ताधारी, जो देखिए ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। देखिए दूसरा जो है ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व, जो डेमोक्रेटिक होता है वो बच्चों के हित में होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को गाइडेंस भी मिलती है। तो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में जो है वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है। ये बालक के लिए होता है। जो सत्ताधारी होता है इसमें केवल टीचर की चलती है, बच्चों की नहीं। जो टीचर बोल दिया वही करना है, इसमें बच्चों को नहीं ध्यान दिया जाता, इसीलिए सत्ताधारी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, आपको बताना है। तो ये प्योर फॉर्मूला है, परिभाषा है, ठीक है, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें क्या ही समझाना, जो कि इसका आंसर होगा ड्रेवर, ठीक है। परिभाषाएं कम से कम जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आई है वो आप एक कॉपी में लिख लें, उसको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आपको और नहीं पढ़ना परिभाषा, तो कम से कम जितनी प्रीवियस पेपर में आई हुई है, जो कि हम कराते ही हैं 2011 से सारा प्रीवियस पेपर हम स्टार्ट किए, पेपर 2 का पेपर 1 का करा चुके हैं, पेपर 2 का करा रहे हैं, तो सारा परिभाषा आप याद कर लीजिए, ठीक है। 24 पढ़िएगा। 24 में कहा जा रहा है विकास के लिए किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे आप कितनी बार पढ़ चुके होंगे। किशोरावस्था को तनाव और तूफान का, है ना, किसने कहा, स्टेनली हॉल ने कहा है। पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। अभिवृत्ति संप्रत्यय किसका है, आपको बताना है। बताइए एटीट्यूड किसका संप्रत्यय है, बताइए। संज्ञानात्मक परक का, क्रिया परक का, या संवेगात्मक का, या उपयुक्त सभी का। तो इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जो है वो क्या है, आपको बताना है। सीखने की क्षमता है, बिल्कुल बुद्धि आपकी सीखने की क्षमता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बिल्कुल बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, दोनों हो जाएगा, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, आपको बताना है। देखिए प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, मोटिवेशन का जो संबंध जो है अचीवमेंट से है, वही संबंध आपको अधिगम से बताना है। तो अधिगम का वही संबंध आपका बोध से हो जाएगा, क्योंकि बोध जो है, बोध में ही जो आपकी समझ है, समझ में ही आपका तर्क आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, सारा आ जाएगा, इसीलिए थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिगम का बोध से हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 थॉर्नडाइक से क्वेश्चन पूछा है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, आपको बताना है। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया है, तो किसका आधार है बताना है। शारीरिक गठन तो पहला तो आपका होने से रहा कि शारीरिक गठन और शकल सूरत से। रचनात्मकता और मौलिकता का, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समायोजन और बुद्धि का, ये भी गलत हो जाएगा। चिंतन और कल्पना का हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 पढ़िएगा, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। 29 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। भूलने का कौन सा सिद्धांत है, आपको बताना। देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, दूसरा है प्रतीपकारी अवरोध, ठीक है, और तीसरा है प्रतिबोधित अवरोध या प्रतीक्षायित अवरोध। तो जो प्रतीपकारी अवरोध है ये भूलने का सिद्धांत है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ही आंसर होगा इसका, ऑफिशियल सेकंड ही आंसर माना गया था, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, मानसिक विकार के लक्षण को सभी दर्शाते हैं किसी एक के सिवा। तो देखिए फ्रस्ट्रेशन, ये भी आपका मानसिक विकार का लक्षण है ना। फ्रस्ट्रेशन जो भगनासा दिया हुआ है, तनाव मतलब टेंशन, तो ये भी आपका मानसिक विकार से है। चिंता, है ना,
एंजाइटी, ये भी आपका जो है मानसिक विकार से संबंधित है, लेकिन जो रिलेशन है ये कहीं आपका मानसिक विकार से रिलेट कर रहा है नहीं ना, तो यही आपका रिलेट नहीं कर रहा है, तो आपसे सिवाय लगा हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके 2013 के पेपर 2 के सीटीपी के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो में चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहे, ठीक है। इस पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए दोबारा जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, और हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आपके लिए, आप उसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता फिर हम आपको ऑफिशियल आंसर जो भी है उसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, लेकिन आप लोग बताइए तो सही। एक क्वेश्चन आपके लिए हमने पहली बार छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी सारा आंसर हम आपको बताते ही हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर शायद 6 तो था, हाँ 6 क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आप जरूर करिएगा, ठीक है। और टीचिंग की अपडेट अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी अपडेट होती है तब आप व्हाट्सअप या एक्स ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको डेली अपडेट बताई जाती है क्या कुछ